हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका उपविषय है नागरिक शास्त्र, और इस नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 4 संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं के कामकाज में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें से हमने आपको आज एक टॉपिक लिया है संसद, जिसका शीर्षक है संसद। सब जानते हैं कि संसद क्या है, फिर भी मैं आपको इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए समझाऊंगा। जो भी बात आपको समझ में नहीं आए वो आप खड़े होकर पूछ भी सकते हैं। हम जानते हैं कि ये एक बिंदु हम लिख रहे हैं सरकार, और ये सरकार के 3 अंग होते हैं। जिसमें पहला अंग है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, इसको हम विधायिका भी कहते हैं। और दूसरा अंग है सरकार का कार्यपालिका। और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये हमने 3 अंग सरकार के पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन 3 अंगों के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है, इसका काम होता है कानून बनाना। पूरे देश के लिए संसद में कानून बनाए जाते हैं, इसलिए संसद का दूसरा नाम व्यवस्थापिका भी है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना। इसमें कार्यपालिका में जो हमारे सरकारी कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, या फिर उसके नीचे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो सब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने में मदद करते हैं। तो ये कार्य कार्यपालिका का है। और तीसरा जो बिंदु है सरकार का, वो न्यायपालिका। यानी जो व्यक्ति अवैध रूप से कोई गलत काम करते हैं, चाहे किसी को पीट दें, झगड़ा करें, मारपीट करें, डकैती करें, चोरी करें, किसी की ज़मीन को कब्जा करें, या किसी को सताएं, यानी किसी प्रकार से भी कोई भी किसी के साथ यदि नाजायज़ प्रकार से सताया जाता है, तो उसके लिए सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका, उसके शरण में जाकर के हम अपनी रिपोर्ट थाने में लिखवाते हैं और बाद में उसे न्यायालय में रेफर कर दिया जाता है, केस चलता है। तो ये हमें न्याय दिलाने का काम करती है। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबके लिए कानून बराबर है। और न्यायपालिका जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी पैरवी करती है। ये मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बताया, क्योंकि जब इसका बाद में डिटेल आएगा तो पूरा डिटेल बताया जाएगा। ये भी सब अंग हैं। अब मैं चलता हूँ व्यवस्थापिका यानी संसद से। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा
और प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर के होता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। अब इसमें क्या प्रक्रिया है, इसके लिए मैं आपको डिटेल में जा रहा हूं। संसद का पहला सदन लोकसभा, ये निचला सदन माना जाता है और इस निचले सदन लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है, ऐसे स्त्री या पुरुष जो नागरिक हैं। अब सरकार ने नपुंसक को भी उसमें जोड़ लिया गया है। पहले नपुंसक को वोट देने का अधिकार नहीं था, किंतु अब वो वोट भी दे सकते हैं, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वयस्क नागरिक होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी जाती है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, उन सबको अपना मत देने का अधिकार होता है। इस संसद में जो लोकसभा है इसकी सदस्य संख्या यानी 547 से 552 तक हो सकती है, ये संविधान में है और यह संख्या 2026 तक लागू रहेगी। किंतु वर्तमान समय में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 545, जिनमें 543 प्लस 2 यानी 545। इनका क्या हिसाब है? 543 सदस्य भारत के पूरे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उन सबको पूरे देश के 543 भाग कर लिए जाते हैं और उन 543 क्षेत्रों में बांटकर हमारी जनता 543 सदस्यों का चुनाव करती है और यह चुनाव आम जनता के द्वारा निर्वाचन आयोग की देखरेख में पूरे देश में एक साथ किया जाता है। इस चुनाव को हम भारत का आम चुनाव भी कहते हैं और इस चुनाव में 543 सदस्य चुनकर के लोकसभा में जनता के द्वारा चुनकर के पहुंचते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम सांसद कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य आएंगे, एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इस प्रकार से इन सदस्यों का चुनाव हो जाता है। यदि इन 543 सदस्यों में जो चुनकर के जाते हैं जनता द्वारा, यदि इनमें 2 व्यक्ति अगर एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं तब तो ये संख्या इतनी रहेगी, और यदि एंग्लो इंडियन चुनकर के नहीं जाते हैं तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। यानी एंग्लो इंडियन का अर्थ है ऐसे ईसाई समुदाय के सदस्य जो भारत में बहुत समय से रह रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया। ऐसे योग्य, कुशल और अच्छे विद्वान व्यक्तियों को राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है ईसाई समुदाय से। इस प्रकार इनकी सदस्य संख्या 545 हो जाती है। यह लोकसभा के सदस्यों की संख्या जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं, इसके आगे चलते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। योग्यताएं, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया है। यानी 5 वर्ष पूरा होने के बाद लोकसभा का चुनाव पुनः कराया जाता है, किंतु राष्ट्रपति के द्वारा इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है।
जैसे यदि सरकार हमारी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है या प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव के लिए कहता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग किया, समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। किंतु दूसरी शर्त यह है, यदि देश में कोई गृह युद्ध हो रहा है, बाह्य देश से युद्ध हो रहा है या आपातकाल हो गया है, भुखमरी पैदा हो गई है, ऐसे समय में सरकार काम ठीक प्रकार से नहीं कर रही है, ऐसे समय में भी राष्ट्रपति अपने आपातकालीन यानी संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकसभा को भंग कर सकता है। किंतु अभी तक राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया है। अब प्रधानमंत्री यदि चाहता है तभी लोकसभा भंग होती है, नहीं चाहता तो भंग नहीं होती है। इसके आगे हम चलते हैं, इसकी योग्यताएं। योग्यताओं में लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष कम से कम आयु हो, भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया या ऋणी न हो, और वह किसी भी सदन की योग्यता रखने की हैसियत रखता हो। इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं लगभग समान जैसी हैं, केवल आयु का अंतर है। तो लोकसभा में 25 वर्ष निम्नतम आयु निर्धारित की गई है। अब कुछ लोग धोखे से प्रमाण पत्र बनवा करके भी चुनाव लड़ लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे विधायक या बहुत सारे एमपी चुनाव लड़ते हैं, बाद में निर्वाचन आयोग पर शिकायत पहुंचती है और उनका जब निर्णय होता है तो उनको उनके पद से स्थगित कर दिया जाता है। जैसा कि रामपुर के जो एमएलए हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने 2-3 प्रमाण पत्र दे करके चुनाव लड़ा, उनकी आयु कम थी, अब किसी प्रमाण पत्र में उन्होंने पूरी करा ली। जब उनका मैचिंग किया गया, उनकी शिकायत पहुंची न्यायालय में, तो न्यायालय ने उनको दंडित किया, नहीं उनको उनके पद से हटा दिया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तो ठीक इसी प्रकार हमें न्यायालय जो था, ये जो न्यायालय है, ये हमें न्याय दिलाना काम करता है। इसके बाद में मैं आता हूं राज्यसभा पर। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है। इस 250 में 238 + 12 है, यानी 238 सदस्यों का चुनाव पूरे देश की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व माना जाता है। और हर एक राज्य की जनसंख्या के आधार पर इनकी सदस्य संख्या राज्यवार अलग अलग की गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है, और जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर राज्यसभा में 31 सदस्य यानी 31 सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 12 सदस्य हैं, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वो सदस्य कैसे होते हैं? वो किसी न किसी क्षेत्र में वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, संगीतज्ञ हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे विद्वानों को, खिलाड़ियों को, संगीतकारों को
कलाकारों को राष्ट्रपति अपने विवेक से मनोनीत करता है। ऐसे सदस्यों की संख्या 12 है। जैसा कि आपने खिलाड़ी के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को देखा, तो उसको भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, किंतु वो ऐसे सदस्य थे जो कि लगातार 30 दिन तक भी पूरे 5 वर्षों में संसद में नहीं गए। तो ऐसे सदस्यों का भी चुना जाना देश के हित में नहीं है। संसद के जब सदन चलते हैं, सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, इन तीनों सत्रों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को उपस्थित रहना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें देश के हित के लिए कुछ ऐसे कानून और नियम बनाए जाते हैं जो देश के लिए लागू कराए जाते हैं। उनमें हम एक एक वोट की कीमत से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि वहाँ पर लोग नहीं पहुँचेंगे तो जो हमारा जो निर्णय होगा या जो हमारी देश के लिए कानून बनेंगे उनमें कहीं भी खामी हो सकती है। तो इसलिए कुछ लोग पैसे के बल पर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बाद में वो जाते नहीं हैं, तो उनके लिए चुना जाना एक अच्छी बात नहीं है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 238 को राज्यों की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। और इस प्रकार से अब कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है और यह एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, किंतु 6 वर्ष कार्यकाल होने के साथ साथ प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। और इस प्रकार से वो सदस्य 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने कार्यकाल को समाप्त करते हैं। तो एक साथ चुनाव नहीं होता सबका, 1/3 का चुनाव प्रत्येक दूसरे वर्ष हो जाता है। तो ये एक उच्च सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है और लोकसभा भंग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये दोनों सदनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब है इनके अधिकार और कर्तव्य। हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार और कर्तव्य समान हैं, किंतु एक अधिकार लोकसभा को अधिक मिला हुआ है, वो है वित्तीय अधिकार। धन संबंधी विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और धन संबंधी विधेयक में लोकसभा के द्वारा पास किया गया कानून जब राज्यसभा में पहुंचता है तो राज्यसभा उसको एक बार 14 दिन के लिए वापस कर सकती है पुनर्विचार के लिए। किंतु यदि पुनर्विचार के लिए करने के बाद भी लोकसभा में उस विधेयक को उसी रूप में पुनः राज्यसभा में भेज दिया तो राज्यसभा में द्वारा उसको पास ही करना पड़ता है। और जब वह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के द्वारा पास हो जाता है तब उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह देश के लिए कानून बन जाता है। इस प्रकार वित्त विधेयक संबंधी जो धन विधेयक संबंधी विधेयक होते हैं उसमें लोकसभा को राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। शेष जो साधारण विधेयक होते हैं उनको पहले चाहे लोकसभा में पेश कर दो या राज्यसभा में, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सारे विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, किंतु कोई सा भी विधेयक हो उनको दोनों सदनों की स्वीकृति होना आवश्यक है। दोनों सदनों की स्वीकृति होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह कानून बन जाता है और देश के लिए लागू कर दिया जाता है। किंतु इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि अलग अलग कानून के लिए अलग अलग बहुमत होता है। जैसे कुछ ऐसे नियम और कानून होते हैं
जो संसद में लोकसभा में पूर्ण सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों से पास कराना अनिवार्य होता है। या फिर कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जो लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 1/3 1/3 सदस्यों से पास कराना आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी यही नियम लागू होता है। किंतु तीसरा प्रकार यह भी है कि कुछ नियम कानून इस प्रकार के होते हैं जिनको संसद के दोनों सदनों के अतिरिक्त कम से कम देश की आधी राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी पास करना अनिवार्य होता है। जैसे सरकार जीएसटी का नियम जो लगाई थी, तो उसमें राज्यों के जो पूर्ण राज्य 28 राज्य हैं, उस समय 29 थे, तो कम से कम आधे से या एक अधिक या फिर आधे राज्यों द्वारा या एक अधिक द्वारा उनको पास कराना विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से जो नियम कानून हैं उनके तरीके अलग अलग पास कराने के संख्या के आधार पर होते हैं। तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा उसको स्वीकृत किया गया हो, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसको स्वीकृत किया गया हो, और उसके बाद में वो राष्ट्रपति के द्वारा भी स्वीकृत करने पर ही वह कानून बनता है। तो कानून बनने के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे चरण होते हैं। प्रथम चरण, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन। ये वाचन हमारे लोकसभा और राज्यसभा में चलते हैं। कोई भी प्रस्ताव रखने के लिए हमारे देश के एमपी या मंत्री वो उस प्रस्ताव को संसद में रखते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी वो संसद में रख सकते हैं। जैसे कहीं नदी बनानी का पुल बनाना है, कहीं सड़कें बनानी है, कोई अन्य निर्माण कार्य होना है, उसके लिए धन पास कराना है, तो वो अपने अपने क्षेत्रों के जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो अपने क्षेत्रों के जनता की आवाज़ को संसद में बुलंद करते हैं और उसको रखते हैं। तब उनकी बातों को सुना जाता है। अब ये तो नहीं कहते कि सभी सांसदों की बातों को सुना जाए, 100% करा जाए, किंतु जो ज़्यादा आवश्यक होते हैं उनको पहले वरीयता के क्रम में रख करके और उनको पास कर दिया जाता है और वो कानून बन जाता है। तो उसमें संसद के द्वारा पास कराना जरूरी होता है। अब एक ये नियम है कि यदि हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संसद बन गई, सरकार चल रही है, किंतु सरकार यदि हमारी अल्पमत में आ जाती है, 545 सदस्यों में आधे से एक अधिक यानी 273 सदस्य का होना बहुमत के लिए आवश्यक है। 273 सदस्य जिस दल ने प्राप्त कर लिया अकेले ने, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। किंतु बहुत दिनों से ऐसा भी चल रहा है, इस 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा को छोड़ कर, मोदी के कार्यकाल को छोड़ करके उससे पहले कार्यकालों में कई कई दलों की मिलकर के सरकार बनी है, जिनको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर कुछ दल इकट्ठा होकर के अपना दावा पेश करते हैं और वो गठबंधन की सरकार कहलाती है। ऐसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी चली, कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी चली, 2 कार्यकाल चली। उनमें कई कई दलों ने मिलकर के सरकार बनाई। तो कांग्रेस के सरकार को जो गठबंधन सरकार चली, उसको राष्ट्रीय जो संयुक्त पार्टी है कांग्रेस की, उसका नाम दिया गया। और इसी प्रकार से अटल जी की सरकार को भी गठबंधन सरकार का दर्जा दिया गया। किंतु गठबंधन सरकार उससे पहले नहीं चलती थी। अब गठबंधन सरकार क्षेत्रीय दलों के हिसाब से चलती है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता। किंतु आजकल हम देखते हैं अनेक प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, न वो कांग्रेस की सरकार है न भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 मुख्य पार्टियां पूरे देश में चलती हैं जो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इन दोनों का सफाया है।
वहाँ क्षेत्रीय दलों की सरकारें चलती हैं, जैसे तमिलनाडु, जैसे उड़ीसा, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल, इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वहाँ पर क्षेत्र दलों की सरकारें चलती हैं, और क्षेत्र दलों की सरकारों में जब उनका बहुमत होता है तो संसद में भी उनका बहुमत हो जाता है और वो विपक्ष को मजबूत कर देते हैं। तो कभी कभी यदि किसी सरकार को गिराना होता है, मान लीजिए मोदी की सरकार चल रही है तो इसका तो पूर्ण बहुमत है। यदि कुछ ऐसे सरकार होती हैं जो गठबंधन की सरकार होती हैं, कई दलों की होती हैं, तो उनको गिराने के लिए क्या, कुछ दलों को अपनी ओर मिलाने के लिए विपक्ष वाले प्रयास करते हैं और कुछ दलों के सदस्यों को तोड़ करके और संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और उस अविश्वास प्रस्ताव में यदि अविश्वास प्रस्ताव वो पास ध्वनि मत से पास हो जाता है, बहुमत से पास हो जाता है, चाहे वो एक वोट से ही पास हो जाए, तो प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को स्वतः ही त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार हुआ। पहली सरकार बनी तो 13 दिन चली, दूसरी सरकार बनी तो 13 महीने चली, यानी मात्र 1 वोट से सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उनकी सरकार, वो भी गलती से। यानी उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो दक्षिणी भारत के और अनुभवी व्यक्ति नहीं थे, गठबंधन की सरकार थी, दूसरे दल के व्यक्ति को यानी लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया। और उन्होंने, ये होता है नियम, जब दोनों तरफ के वोट बराबर होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना वोट देने का अधिकार होता है, किंतु लोकसभा अध्यक्ष ने अपना मत नहीं दिया, इसलिए 1 वोट के कारण ही पूरे देश की सरकार गिरी। और इस गिरने से हमारे देश में क्या नुकसान हुआ, एक लोकसभा के आम चुनाव में 10 अरब डॉलर रुपए खर्च होते हैं। कितना बड़ा नुकसान हुआ वो सब जनता पर पड़ता है। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो सरकार को गिराने के लिए जाता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला करके जीत जाते हैं उनकी सरकार नहीं गिरती है। कई प्रकार राज्यों में भी इस प्रकार की सरकारें गिराने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने उस सरकार को बहुमत सिद्ध करके राष्ट्रपति के सामने परेड करके अपनी सरकार को बचा लिया। ऐसा उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार ने किया था। तो ठीक इसी प्रकार से हमने आपको ये संसद के बारे में बताया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके संसद बनती है। अब इनके और अधिकार कर्तव्य मैंने वित्त वाला बताया। इन चुनाव संबंधी अधिकार संसद के दोनों सदन के सदस्यों को होते हैं, प्रधानमंत्री को होते हैं। विधायिका संबंधी अधिकार, कार्यपालिका संबंधी अधिकार, नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी अन्य अधिकार। इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के समान अधिकारों को हम गिनते हैं तो वो संसद के अधिकार ही माने जाते हैं। जहां हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं वहां अपने कर्तव्यों का प्रयोग भी करना सीखें। सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को देश के 11 कर्तव्य दिए गए हैं वर्तमान समय में। पहले शुरू में इनकी संख्या 10 थी, अब ये 11 हो गई है। ऐसे ही प्रत्येक नागरिकों को संविधान बनाते समय 7 अधिकार दिए गए थे। बाद में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1974 में एक संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया, यानी उसको पूर्णतः तो नहीं हटाया किंतु आमदनी के आधार पर उसको सीमित कर दिया गया। अब प्रत्येक नागरिक को 6 अधिकार मिले हुए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार संसद की जानकारी मैंने आपको इस पाठ में दी। इस पाठ में संसद से अलग कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जैसे राष्ट्रपति का अलग बिंदु है, राज्यपाल का अलग है, न्यायपालिका अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है। ये सारे बिंदु अलग से विस्तार से भी पढ़ाए जाएंगे। अब आपको केवल संसद के बारे में मैंने जो बताया इसको ध्यानपूर्वक सुना आपने, पाठ पढ़ लेना घर पर। इसका PDF आपको भेजा जाएगा, उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। कुछ बच्चों ने कॉपियाँ नहीं बनाई हैं, वो अपना रजिस्टर में कार्य पूरा करेंगे। अब द्वितीय द्वैमासिक परीक्षा भी होने वाली है अगस्त में, 20 अगस्त के पास, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। घर बैठ करके काम नहीं चलेगा,
प्रतिदिन स्कूल आएं और अपना कार्य ठीक प्रकार से करें। धन्यवाद।